जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं, यदि आप बीए में पढ़ रहे हो या फिर बीएससी में पढ़ रहे हो, यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आपने जियोग्राफी लिया है और पेपर का नाम है आपके फिजिकल जियोग्राफी, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यह लिखित क्वेश्चन पेपर है आपका। ठीक है, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, लिखित क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर 2023 का है। तो 2024 के एग्ज़ाम में और 2025 के एग्ज़ाम में भी यह क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है, मतलब ये सेम हूबहू पेपर नहीं आएगा, लेकिन इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न हर साल नहीं पूछे जाते हैं, कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन 100% श्योर है कि ये एकदम आने वाला है और कौन 100% श्योर नहीं है। 70-80% चांस रहता है किसी किसी क्वेश्चन का हर साल पूछे जाने में। कोई क्वेश्चन इस साल पूछा जाता है, अगले साल नहीं पूछा जाता है, फिर अगले साल पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उन सभी प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और इस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न आपको बताया जाएगा उस प्रश्न का उत्तर भी बताया जाएगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर में आपको 2 घंटे का समय दिया गया था फर्स्ट सेमेस्टर में लिखने के लिए और 75 नंबर आपको मिलने वाला है। ठीक है, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप परीक्षा हाल में बैठें, आप जो नोट्स दिए रहते हैं, जो निर्देश दिए रहते हैं, उसे ज़रूर पढ़िए। बिना निर्देश के अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सारे प्रश्न का उत्तर गलत कर देंगे। ठीक है, प्रश्न का उत्तर कहने का मतलब है किसी किसी टॉपिक में क्या होता है, देखिए 3 टॉपिक में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, खंड अ, खंड ब और खंड स में। ठीक है, और तीनों में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होता है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय होता है। तो तीनों में अलग अलग प्रश्नों को करने होते हैं, किसी में 3 प्रश्न होते हैं, किसी में 2 प्रश्न, किसी में 4 प्रश्न करने होते हैं और अति लघु में तो सभी करने होते हैं। ठीक है, चले कभी कभी अति लघु में भी क्या होता है आपका इसमें 15 क्वेश्चन देगा, बोलेगा 10 करने के लिए। ठीक है, ऐसा भी होता है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। ठीक है, चले अच्छा, यहाँ पर देखिए दिया गया है आपका खंड अ में यानी सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पूछा क्या गया है इसमें, देखें इस प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। ठीक है, यानी आपके इसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं और 3-3 नंबर के 10 प्रश्न हैं, आपको 30 नंबर मिलेंगे यदि आप 10 क्वेश्चन लिखेंगे और ज़्यादा नहीं, केवल 50 शब्दों में लिखना है। ये बात ध्यान रखेंगे परीक्षा में। ठीक है, चलें, और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस क्वेश्चन पेपर को आगे व्हाट्सएप पर जरूर सेंड कर देंगे अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी देख ले कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। जियोग्राफी में आने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 के एग्जाम में। ठीक है, चले दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या पूछा गया है इसमें। भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने कल्पों एवं युग्मों में बांटा गया है। तो यह हर साल तो नहीं पूछा जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि देखिए हर साल जो नहीं पूछा जाता है वो आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2-3 बार ज़रूर इन प्रश्नों को पढ़ लें, हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, लेकिन जो 100% श्योर होगा उसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसे तैयार जरूर कर लेंगे, 2-3 बार ज़रूर इसे पढ़ लेंगे और इसका मैं अभी उत्तर भी बताऊँगा। ठीक है, लास्ट में, तो आप लोग ज़रूर बने रहिएगा क्लास में। चले, इसमें दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, करोड़ क्या है। यहाँ नहीं, करोड़ पूछना चाहिए था। ठीक है, करोड़ जो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं होती हैं उसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे करोड़ क्या है, तो इसको भी अभी बताया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप तैयार कर लीजिएगा, करोड़ क्या है। ठीक है, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप मूल एवं भूकंप अभिकेंद्र किसे कहते हैं। यह हर साल पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप इसे एकदम श्योर अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, डी वाला, भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो भौतिक भूगोल है इसे परिभाषित करना, यह भी 100% है, श्योर है, हर साल पूछा जाता है भौतिक भूगोल से प्रश्न। ठीक है, परिभाषित करने के लिए या फिर इसकी व्याख्या करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आने वाला है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें पूछा है बहिर्जात शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है, बहिर्जात शक्तियाँ क्या होती हैं, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, इन सभी को बहिर्जात शक्तियाँ बोलते हैं। इसके बारे में अभी एक्सप्लेन करके मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, आगे क्या है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं है, ये हर साल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे 2-3 बार आप जरूर पढ़ लेंगे।
डेल्टा को परिभाषित कीजिए। ये लगभग 90% आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, 2 नंबर में लिखने के लिए, तो आप इसे तैयार कर लेंगे। इसे अभी इसका उत्तर बताया जाएगा, ठीक है। बरखान क्या होता है? अभी बरखान कितने बच्चों ने शब्द सुना ही नहीं होगा, ठीक है। तो बरखान मैं आपको बता देता हूँ, जो रेगिस्तान होता है या फिर नदी का किनारा होता है, तो रेगिस्तान में क्या होता है? बालू, ठीक है। तो जब हवा चलता है तो बालू के टीले बन जाते हैं, बड़े बड़े इस तरह से टीले बन जाते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है? खाली रहता है, बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, नदी के किनारे भी टीला बन जाता है, तो इसी टीले को बरखान बोला जाता है। अभी मैं आपको इमेज भी दिखा दूंगा, ठीक है, और आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। लगभग 34 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है ये बरखान। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ लास्ट में, तो जरूर बने रहिएगा, ठीक है। ये भी हर साल पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन 2-3 बार जरूर इसे पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें, इसमें एच वाला प्रश्न आपका पूछा गया है, वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है? इसके बारे में आपको 50 शब्दों में लिखना है। इसको भी बताया जाएगा अभी। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पराबैंगनी किरणों को कौन सोख लेती है? तो ओजोन। ओजोन के बारे में लिखने के लिए आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओजोन किरणों को जरूर पढ़ लेंगे, पराबैंगनी किरणों को, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, 100% पूछा जाता है ओजोन से संबंधित, ठीक है, जियोग्राफी में फर्स्ट सेमेस्टर के। आई वाले में आपका पूछा गया है, वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी हैं? ये 100% श्योर है दोस्तों, एकदम गारंटी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। या तो आपका अति लघु में पूछेगा, या लघु उत्तरी में पूछता है, या लौंग में पूछता है, ठीक है, दीर्घ उत्तरी में। लेकिन ये प्रश्न आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, वायुमंडल की परतें कौन सी हैं, ठीक है। इसके बारे में व्याख्या करने के लिए भी आता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, इसे एकदम 100% तैयार करना है, ठीक है। ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है? ये हमेशा नहीं पूछा जाता है। समुद्र की लहरें जब ऊंची उठ करके आगे की ओर बढ़ती हैं तो उसे ज्वार कहते हैं। अब वो जब वो नीचे गिर करके पीछे की ओर जाती हैं तो उसे भाटा कहते हैं। तो इसको भी मैं इमेज के साथ अभी आपको लास्ट में अभी समझा दूंगा, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा, ठीक है। चलें, अब यहाँ से दोस्तों आपका शुरू हो जाता है सेक्शन बी, यानी खंड ब। खंड ब में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, 200 शब्दों में आपको जवाब देना होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हों, 5 क्वेश्चन पूछे गए हों, 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन, इनमें से हमें केवल 3 प्रश्नों को करना है, ठीक है, और 200 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पूछा भी गया है कि 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है, ठीक है। यदि आप 3 क्वेश्चन को लिखते हैं तो आपको 30 नंबर मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, ठीक है। चलें, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किसी एक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये 100% श्योर है, गारंटी है, ये प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे तैयार जरूर कर लेंगे, पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि ये लघु उत्तरी में ही पूछे, दीर्घ उत्तरी में भी पूछ सकता है, आपका अति लघु में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चले, तीसरा क्या है आपका इसमें, मतलब दूसरा क्वेश्चन इसमें है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये भी आपका 90% क्वेश्चन ये लगभग हर साल आता है इससे रिलेटेड, ठीक है। चले, अगला क्या है, ठीक है, अगला आपका है, प्राट के विचारों के संबंध में भू संतुलन की व्याख्या कीजिए। लगभग ये 60 से 70% आता है कभी कभी, ठीक है। एक साल आता है, एक साल नहीं आता, फिर अगले साल पूछता है, कभी कभी 2-2 साल गैप हो जाता है, ठीक है। प्राट के विचारों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे भी 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे दोस्तों, इसकी मत करिएगा इसे, ठीक है। चलें, इसमें अगला पूछा गया है, भूकंप किसे कहते हैं? इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भूकंप से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो भूकंप को जरूर पढ़ लेंगे भैया, वो आपका अति लघु में भी, लघु उत्तरी में भी और दीर्घ उत्तरी में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अगला क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा, 200 शब्दों में लिखना है और केवल 3 ही प्रश्न लिखना है, ठीक है। चले, वलित पर्वतों का जन्म भू सन्नतियों से हुआ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। हर साल नहीं पूछता है, इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा 2-3 बार जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, जितने क्वेश्चन पेपर में दिए गए रहते हैं, अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं, अगर एग्जाम में मान लीजिए आ ही गया तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना है, 2-3 बार पढ़ना है। लेकिन जो एकदम 100% श्योर है उसे तो एकदम रट डालिएगा, ठीक है, वो आने वाला है।
चलिए 7वां इसमें प्रश्न आपका पूछा गया है, ठीक है। देखिए 7वां प्रश्न पूछा गया, शैलों का वर्गीकरण कीजिए तथा आग्नेय शैलों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह भी 100% आपके प्रश्न पूछे जाते हैं शैलों से संबंधित, ठीक है। जो शैल होते हैं इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अति लघु में, लघु में और दीर्घ उत्तरी में, ठीक है, किसी में भी ये आपके क्वेश्चन दे सकता है। तो शैल जो है इसके बारे में पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है, इसे जरूर पढ़ लेंगे, ये 100% श्योर है। जैसे कक्षा 10 में श्योर होता है दोस्तों कि एक कविता आपको आएगी 8 लाइन के लिखने के लिए, वैसे इसमें भी श्योर है कि एकदम ये प्रश्न आने वाला है इससे संबंधित, ठीक है। तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ बना रहूँगा। सेकेंड सेमेस्टर और आपके जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं और जो आपके 6th सेमेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी से मेरी बात हो रही है। अलग अलग कॉलेज से आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन पेपर जरूर प्रोवाइड कर दूंगा सभी कॉलेज के, ठीक है। चले अगला क्या है, पवन एवं वायु दाब में क्या संबंध है, ठीक है। यानी जो हवा है और हवा का दाब है इसमें क्या संबंध होता है। पवन संचार पर वायु दाब के प्रभाव की व्याख्या कीजिए, ठीक है। लगभग इसे भी 70-80% ये पूछा जाता है, हमेशा नहीं पूछता है, ठीक है। तो 2-3 बार इसे जरूर पढ़ लेंगे। देखिए इसमें 9वां आपका पूछा गया था, वायु राशियों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। वायु राशियाँ जो हैं इसे तैयार कर लीजिए। वायु राशियों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो भी आप पढ़ रहे हैं इसमें इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं सॉरी जियोग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉरी इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जियोग्राफी में वायु राशियों से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्या है, मैंने इससे पहले इकोनॉमिक्स का क्लास कराया है 1st सेमेस्टर का, इसलिए बार बार वही याद आ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, जियोग्राफी है भैया। वायु राशियाँ ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघु में भी, लघु में भी और दीर्घ उत्तरी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर तैयार कर लेंगे। अब आता है आपका सेक्शन सी यानी खंड स। खंड स में दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखें आपको अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको करना है, 500 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, 30 नंबर आपको अति लघु से मिला है और 30 नंबर आपको मिला है लघु उत्तरी से, और 15 नंबर आपको मिलेगा भैया किससे मिलेगा, लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरी से। 30-30 60 और 15 75 हो गया आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन करना है आपको, इसमें पूछा क्या गया है, प्लेट विवर्तनिकी से क्या अभिप्राय है, प्रमुख प्लेटों का विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसे तैयार कर लेंगे, ठीक है। चलें दूसरा है, अपर्दन चक्र से क्या तात्पर्य है, सामान्य अपर्दन चक्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये अपर्दन से आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा हर साल नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आप इसे 2-3 बार केवल पढ़ लेंगे, ठीक है। चलें बाकी और चीज़ पर फोकस करिएगा, मैं अगले जो क्लास कराऊंगा अगला, उसमें भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। इसमें अगला पूछा है अपर्दन चक्र, अच्छा इसे मैंने बता दिया। अगला क्या है, देखें, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, अति लघु में भी, लघु उत्तरी में भी और आपके दीर्घ उत्तरी में, तीनों में से किसी एक में आपके ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, उष्णकटिबंधीय से। तो इसे आप जरूर पढ़ लेंगे। अब आप लोगों को मैं मॉडल पेपर में इन सभी को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं पढ़ा दूंगा उष्णकटिबंधीय के बारे में भी, और भी क्वेश्चन पेपर आपको दूंगा, ठीक है। अगला क्या है, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति व प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये हर साल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो 2-3 बार आप इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं 2-3 बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैंने जो आपको शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराया है, ठीक है, अति लघु उत्तरी प्रश्न, उसका मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसको उत्तर जल्दी नहीं मिलते हैं। कितने शब्दों में लिखना है, 50 शब्दों में, ठीक है। तो चले मैं आप इन सभी के अब आपको उत्तर बताऊंगा, क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। आगे मैं बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है। चले दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, भूवैज्ञानिक समय सारणी को कितने कल्पों एवं युगों में बांटा गया है। ये आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, भूवैज्ञानिक समय सारणी को 4 मुख्य कल्पों में और कई युग्मों में बांटा गया है, यह निम्नलिखित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, कल्पों और युग्मों के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान से एकदम पढ़ेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर आपका पूछा गया है, पहला आपका बताया गया यहाँ पर
हैडियन कल्प, ठीक है, प्रारंभिक पृथ्वी का समय, हैडियन कल्प में प्रारंभिक पृथ्वी का समय होता है। और आर्कियन कल्प में आर्कियन युग होता है। उसके बाद क्या है, प्रोटेरोजोइक कल्प, ठीक है, यानी पालेओप्रोटेरोजोइक युग। अच्छा, इसके अंतर्गत आपका जो है मेसोप्रोटेरोजोइक युग है और नियोप्रोटेरोजोइक युग है, ठीक है। आप ध्यान से पढ़ लेंगे इन सभी को, ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। चले अगला इसमें आपका पूछा गया है फेनरोजोइक कल्प बताया गया है आपको, ठीक है। फेनरोजोइक कल्प में आपका पैलियोजोइक युग है और इसमें मेसोजोइक युग है और सेनोजोइक युग है। अच्छा, प्रत्येक युग को और भी छोटे कालखंडों यानी पीरियड्स में विभाजित किया गया है जो भूवैज्ञानिक घटनाओं और जीवन के विकास में महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, आप लोग अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी तो मैं बता ही रहा हूँ, अच्छे से समझा दूंगा आपको। देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है क्रोड, ठीक है। क्रोड क्या है यानी कोड क्या है, ठीक है, कोड होता है। चलिए, क्रोड होता है, क्रोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आंतरिक क्रोड या अंतःक्रोड पृथ्वी का अंतरम या सबसे भीतरी भाग है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या होता है, क्रोड होता है, ठीक है, जिसका पता भूकंप विज्ञान के अध्ययनों द्वारा लगाया गया है। अच्छा, पृथ्वी के भीतर क्रोड है, यह किसके द्वारा पता लगाया गया था, भूकंप विज्ञान के द्वारा, ठीक है। आंतरिक क्रोड एक ठोस विशाल गोले के आकार का है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या लगभग 1220 किलोमीटर यानी 760 मील है और यह आकार में चंद्रमा के आकार का लगभग 70% है। माना जाता है कि यह लोहा निकल की मिश्र धातु से निर्मित है और इसका तापमान सूर्य की सतह के तापमान के समान ही लगभग 5700 के यानी 5430 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यानी पृथ्वी का जो अंदर का, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग है, ये सूर्य का जो परत होता है उसके समान ये क्या है, गर्म है। इसी के वजह से पृथ्वी के बाहर क्या ज्वालामुखियाँ फटती हैं और लावा निकलता है। आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, यही क्रोड है, ठीक है, यही क्रोड है। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, पहला ऊपर क्या है, पपड़ी होती है, उसके बाद ऊपर सी होता है, आच्छादन होता है, बाहरी गुदा होता है, उसके बाद अंदरूनी तत्व होता है, ठीक है। यहाँ पर यह हमारी पृथ्वी है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। चले आगे मैं आपको बता देता हूँ भूकंप मूल एवं भूकंप अभिकेंद्र किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, भूकंप मूल किसे कहते हैं पहले ये जान लीजिए। जो भूकंप मूल होते हैं, ठीक है, भूकंप मूल वह स्थान होता है पृथ्वी के भीतर जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह, ठीक है, यह वह बिंदु है जहां ऊर्जा का अचानक विमोचन होता है और भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। यानी ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कहीं भी, ठीक है, पृथ्वी के अंदर, धरती के अंदर जहां कहीं भी कंपनें उत्पन्न होती हैं वो भूकंप मूल होता है। और भूकंप अभिकेंद्र कहाँ होता है, चलिए इसको पढ़ लेते। भूकंप अभिकेंद्र वह स्थान होता है जो भूकंप मूल के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित होता है, ठीक है। यानी नीचे आया यहाँ पर, ऊपर आया यहाँ पर, जो ऊपर आया ये क्या है, भूकंप अभिकेंद्र है, ठीक है। यह वह बिंदु है जो सतह पर भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव अनुभव करता है, ठीक है। अंदर भी भूकंप आता है और बाहर भी, तो बाहर आता है तो ज़्यादा हिलता है, ठीक है। चले अगला इसमें पूछा गया था आपका भौतिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। भौतिक भूगोल को परिभाषित करना है। भौतिक भूगोल भूगोल की एक शाखा है, ठीक है, जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, ठीक है। भौतिक भूगोल क्या है भैया बताइए, भौतिक भूगोल क्या है, जो पृथ्वी है इसकी जो प्राकृतिक यानी जो पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, जीव जंतु हैं, ठीक है, इसके अध्ययन की प्रक्रियाओं जो अध्ययन है इसका अध्ययन करती है और इसकी जो विशेषताएं हैं इसको बतलाती हैं, तो वो क्या है, भौतिक भूगोल है। अच्छा, इसमें आगे क्या है, इसमें भू आकृति विज्ञान यानी पृथ्वी की सतह की संरचना, जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान,
जल विज्ञान यानी जल निकायों का अध्ययन, वनस्पति और जीव विज्ञान और मृदा विज्ञान शामिल है। ये सभी भौतिक भूगोल में शामिल है। ठीक है, भौतिक भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण की संरचना, कार्य और गतिशीलता को समझने का प्रयास करता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं और तत्व एक दूसरे के साथ कैसे अंतरक्रिया करते हैं और मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये भौतिक भूगोल को परिभाषा है। ये आप इतना बड़ा नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, 50 शब्दों में बोला है तो आप इतना केवल लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आगे क्या है आपका, बहिर्जात शक्तियाँ क्या है। यह हर साल तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जान लीजिए क्या होता है। वे बल जो पृथ्वी के बाहरी भाग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पृथ्वी के बाहरी भाग से, ठीक है, या पृथ्वी के वायुमंडल अंतर्गत उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल के अंतर्गत उत्पन्न होते हैं या फिर पृथ्वी के बाहरी भाग से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उन्हें बहिर्जात बल या बाहरी बल कहा जाता है। बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप धरातल का निम्न त्वरण होता है और इसलिए उन्हें भूमि का निम्नीकरण करने वाले बल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए क्या क्या है, उदाहरण के लिए मौसम है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़, भूकंप, ठीक है, और जलवायु परिवर्तन है। ठीक है, चले, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। चले, डेल्टा, ये प्रश्न तो इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है इसे। ठीक है, डेल्टा क्या है, नदी डेल्टा, ठीक है, रिवर डेल्टा किसी नदी के प्रवाह में बहने वाले तलछट यानी अवसादों जैसे कि मिट्टी व अन्य सामग्री। नदियां अपने साथ कीचड़, मलबा, प्लास्टिक, मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी को बहा करके समुद्र के किनारे ले जाती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, अच्छा ऐसे स्थान में ठहरने व फैलाव से बने त्रिभुज आकार के स्थल रूप को जहाँ नदी का बहाव धीमा हो जाता है, यह ऐसी जगहों में देखा जाता है जहां नदी किसी महासागर, समुद्र, झील या अन्य जलाशय में प्रवेश करती है। ठीक है, चाहे झील हो गया, चाहे नदी हो गया, चाहे महासागर हो गया, कहीं से भी अगर नहर बह के जा रही है या फिर नदी बह के जा रही है, अगर वह किसी समुद्र से मिलती है या फिर नदी से मिलती है तो उसके किनारे पर दोस्तों इस तरह से क्या होता है, डेल्टा बन जाता है। ठीक है, ये हमारी नदी है। ठीक है, ये नदी के साथ जो मलबे बह कर के आते हैं, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, डेल्टा आकार का बन गया है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा समुद्र है। ठीक है, अच्छा ये हमारा समुद्र है। समुद्र में जब जा कर के नदियाँ मिलती हैं तो इसके किनारे क्या बन जाता है, इस तरह से डेल्टा बन जाता है। ठीक है, चलें ध्यान रखेंगे। देखिए अगर आप लोग इमेज देख लेते हैं तो आप लोगों अगर भूल भी जाते हैं तो आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा नदियाँ अपने साथ, ठीक है, बहुत सी चीज़ें बहा कर के ले जाती हैं समुद्र किनारे, जहां उनका बहाव धीमा हो जाता है, जिस कारण उनका फैलाव हो जाता है। फैलाव के कारण इस तरह से डेल्टा का निर्माण करती हैं नदियाँ। अब बरखान क्या होता है भैया, चलिए बरखान के बारे में भी आपको बता देते हैं। ठीक है, चले, बरखान क्या है, देखिए बरखान को बरचन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए बरचन जिसे बरखान भी कहते हैं, मुख्य रूप से एक दिशा से आने वाली हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार आकार के रेत के टीले हैं। सबसे आम प्रकार के बालुका स्तूपों में से यह, ठीक है, एक यह आकृति दुनिया भर के रेगिस्तानों में उपस्थित होती है। ठीक है सर, आगे देखिए, बरखान की अग्रिम किनारा हवा की दिशा में होता है और दोनों किनारों के बीच की दूरी हवा की दिशा में विस्तृत की जाती है। ठीक है, चलें आगे क्या है आपका, बरखान की यह विशिष्ट आकृति वायु की निरंतर दिशा और रेत के धीरे धीरे जमा होने के कारण बनती है। बरखान रेत के टीले एक गतिशील रूप हैं और समय के साथ अपनी स्थिति बदलता रहता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आपने नदी के किनारे भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा। ठीक है, मूवीज़ में भी इस तरह के टीले बने हुए होते हैं। ठीक है, चलें, अच्छा ये यहाँ पर लगभग देखिए 34 डिग्री का कोण हमेशा बनाता है। ठीक है, बरखान, आप लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से तो आपने देखा होगा, तो ये जो बना है इसी को बरखान बोलते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से इधर से हवा चली हुई है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, इसी को बरखान बोलते हैं।
चलिए अगला है, इसमें वायुमंडल की कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। तो वायुमंडल में ओजोन यानी O3 गैस पराबैंगनी यानी UV, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। ओजोन परत मुख्य रूप से स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। आगे आपको पूछा गया था वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन सी हैं। ये एकदम 100% आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, ठीक है, अच्छे से तैयार कर लेना इसे। वायुमंडल की विभिन्न परतें निम्नलिखित हैं। देखिए पहला है आपका क्षोभमंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्यमंडल, चौथा है आपका थर्मोस्फियर, पांचवा है आपका बहिर्मंडल, ठीक है। इन सभी को दोस्तों आराम से आप पढ़ लीजिएगा, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आपका क्लास बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, ठीक है। चलें, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 से 12 किलोमीटर क्षोभमंडल होता है। उसके बाद आपका ओजोन परत होता है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल, इसी के ऊपर हमारा ओजोन परत होता है, ठीक है। ये जो बना है देखिए यहाँ पर ओजोन परत है ये। इसी में ओजोन परत के बाद समताप मंडल है 13 से 50 किलोमीटर, जिसमें हाई यात्री वाला जहाज उड़ता है भैया। इसके बाद क्या है, उल्काएँ उड़ती हैं 51 से 80 किलोमीटर मध्यमंडल में, ठीक है। और 81 से 800 किलोमीटर पर उपग्रह उड़ते हैं, ठीक है। चलें ध्यान रखेंगे इसको, काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। चलिए अब आपको ज्वार भाटा के बारे में बता देते हैं। ज्वार भाटा से तात्पर्य समुद्र के जल स्तर में आने वाली प्राकृतिक उतराव चढ़ाव प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होती है। ज्वार यानी हाई टाइड के समय समुद्र का जल स्तर उच्चतम होता है, ठीक है। ज्वार के समय जो समुद्र का जल होता है ये उच्चतम होता है, जबकि भाटा के समय जल स्तर निम्नतम होता है। इस प्राकृतिक घटना का प्रभाव समुद्र के किनारे पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए अब आपको इमेज के माध्यम से समझा देते हैं। देखें, जब समुद्र की लहरें उठती हैं, उठ करके आगे की ओर बढ़ती हैं तो ये ज्वार होता है, ठीक है। यही जब गिर करके पीछे की ओर जाती हैं दोस्तों तो इसे भाटा कहते हैं। यह सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है। अगर आप इतना लिख देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्योंकि 50 शब्दों में उत्तर देना था। अच्छा, केवल मैंने जो आपका अति लघु था इसको ही बताया है, और जो लघु उत्तरी है, दीर्घ उत्तरी है, इन सभी प्रश्नों को बता दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जल्दी मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए या तो पुराने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। मेरे साथ आपको पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।